डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नहीं बढ़ेगी लोन की ईएमआई। एमपीएससी ने 5.2% पर स्थिर रखा रेपो रेट। अप्रैल जून तिमाही देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन आरबीआई के अनुमान से बेहतर रहा। अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका। कोर्ट ने विदेश में इलाज कराने के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका की खारिज। मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 का संशोधन कैबिनेट से पास। यूपी के मदरसे अब नहीं दे सकेंगे कामिल फाजिल की डिग्री। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया था। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापक उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ऊर्जा कीमतों में अनिश्चितता और आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% रखने का फैसला किया है। समिति ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख भी तटस्थ बनाए रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के कारण आर्थिक वृद्धि को लगातार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार बनी अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। अप्रैल जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन आरबीआई के अनुमान से बेहतर रहा है। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेरे हैं। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दें। संसद के मानसून सत्र में अब तक 8 में से 3 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। सरकार बाकी 5 बिलों को दोनों सदनों से पास कराने की तैयारी में है। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा कि राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी गई। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं? इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। यूपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मंगलवार को मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। सीएम योगी ने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बयान दिए। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी गठित की गई है। कैमरे में जो लोग दिखे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी जांच में कोई भी साधु संत दोषी नहीं मिले। ऐसे में साधु संतों और 1100 कर्मचारियों पर आक्षेप लगाना बड़ी आश्चर्य की बात है। ये आरोप वो सपा और कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान राम का अपमान किया। स्पीकर सतीश महाना सपा विधेयकों पर भड़क उठे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नारेबाजी करने पर महाना ने कहा कि सोहेब अंसारी, उमर अली और शाहिद मंजूर राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये अच्छा है। सीएम योगी की आई फोटो लहराने पर सपा विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर कर दिया गया। सपा के हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गए। उन्होंने जसराना से विधायक सचिन यादव को तत्काल बाहर जाने के लिए कह दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विदेश में इलाज कराने के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह कोई मेडिकल विशेषज्ञ संस्था नहीं है, इसलिए इस मामले में फैसला डॉक्टरों की राय के आधार पर ही लिया जा सकता है। अदालत ने अभिषेक बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल के विशेषज्ञ बोर्ड के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसकेएम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख को निर्देश दिया है कि वे 3 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाएं।
यह समिति पूरे मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेगी। कोर्ट ने साफ किया कि अगर रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि उनकी आंख का जरूरी इलाज भारत में संभव नहीं है, तभी विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह फैसला लिया, जिसके बाद प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्रियां जारी नहीं कर सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों डिग्रियों को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही ये भी स्पष्ट किया था कि कामिल और फाजिल डिग्रियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में आवश्यक संशोधन करते हुए कैबिनेट से इसे मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और शिक्षा व्यवस्था को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। इस फैसले के बाद मदरसों में उच्च स्तर की इन पारंपरिक डिग्रियों का संचालन बंद हो जाएगा। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा 9 मौतें गिरिडीह, 3 दुमका और 2 लातेहार जिले में हुई। यूपी के मिर्जापुर में 3 लोगों की जान चली गई। 2 बच्चों की मौत गड्ढे में डूबने से हुई। एक 25 साल के युवक पर बिजली गिर गई। दूसरी ओर केरल में लगातार बारिश ने अब तक 25 लोगों की जानें ले ली हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर छोड़ने पड़े। केरल सरकार के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। सबसे ज्यादा प्रभावित पठनमथिट्टा, कोट्टायम और अल्पुपुझा जिले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इनमें हिमाचल की 160 और उत्तराखंड की 100 से ज्यादा सड़कें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और फरुखाबाद में लगातार बारिश के कारण गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 40 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मानसून एक बार फिर कहर ढाने की तैयारी में है। वहीं आईएमडी के अनुसार प्रदेश भर में अगले 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक CS तोमर ने बताया कि 7, 8 और 9 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून जिले के पर्वतीय इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बागेश्वर और देहरादून जिलों जैसे अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने, पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा न करने और मौसम की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। खास तौर पर जौनसार, बावर की लाइफलाइन, कालसी, चक्राता मोटा मार्ग पर डेंसर जोन, जजरेज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष निगरानी जारी है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि जिले के 17 अति संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए पूरे जनपद में 66 JCB मशीनें तैनात की गई हैं। सोमवार सुबह बारिश और मलबा आने से बंद हुई 5 प्रमुख सड़कों में से अधिकांश को यातायात के लिए खोल दिया गया, जिसमें डेंजर जोन, जजरेज क्षेत्र में बाधित कालसी, चक्राता मार्ग भी सुचारू कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार हैं। जालौन जिले में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन रोड पर मोरंग से लदे एक जंपर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंपर का ड्राइवर केबिन आग के गोले में तब्दील हो गया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की सूचना मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह को मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय पर दमकल विभाग के पहुंचने से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर जंपर में आग लगी उसके आसपास कई अन्य मोरंग से लदे जंपर भी खड़े हुए थे। यदि आग उन वाहनों तक पहुंच जाती तो भारी नुकसान के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।
इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने थाना कंदरापुर क्षेत्र स्थित भंवरनाथ मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने मंदिर परिसर, प्रवेश और निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी और ड्यूटी पॉइंट का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी पुलिस को पूरी तरह तैयार रहने को कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के गेट नंबर 1 पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा ने कथित चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर संसद की तर्ज पर विधानसभा के बाहर दान पात्र रखकर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बिजली संकट और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी की गई। विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। टॉप अपडेट्स में आगे बढ़ेंगे। टॉप अपडेट्स में छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से वन्यजीव संरक्षण की एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। वन विभाग, हाथी मित्र दल और पशु चिकित्सकों की संयुक्त सतर्कता से एक बीमार युवा जंगली हाथी की जान बचा ली गई। समय पर इलाज और लगातार निगरानी के चलते हाथी पूरी तरह स्वस्थ हो गया और संभावित मानव हाथी संघर्ष का खतरा भी टल गया। यह हाथी नवंबर 2025 में ओडिशा से आए सिकासार हाथी दल से बिछड़ गया था और लंबे समय तक अकेले भटकने के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गया था। वन विभाग ने तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित कर उसका इलाज शुरू किया। कई दिनों की देखभाल के बाद हाथी स्वस्थ हुआ और अप्रैल 2026 में दोबारा अपने झुंड में शामिल हो गया। यह अभियान वैज्ञानिक, वन्यजीव प्रबंधन और टीम वर्क का एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के मिर्जाहा जीपुरा इलाके में बाइक और स्कूटी की टक्कर के बाद एक महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस से कानूनी कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने जांच करने के बजाय बीच सड़क पर ही बाइक सवार युवक की थप्पड़ों और लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस दौरान प्राप्त सभी जन शिकायतों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि जन सुनवाई और महिला हेल्प डेस्क को और अधिक प्रभावी बनाई जाए, ताकि पीड़ितों को अनावश्यक रूप से पुलिस कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों का समाधान थाना स्तर पर संभव है, उनका समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नियमित वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ की। जांच के दौरान उसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 12 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर थाने लाया, जहां पूछताछ के बाद उसके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी, अवैध हथियार रखने सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह सफलता हाथ लगी है। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं और
शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। जन सुनवाई में पहुंचे फरियादियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनका अवलोकन करने के बाद संबंधित राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकड़ ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और हर मामले में तथ्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जन सुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करना प्राथमिकता है। प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने थाना घूरपुर का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनरल डायरी कार्यालय, अभिलेखों के रखरखाव, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया। कमिश्नर ने थाना परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों से बैरक, मैस और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ली तथा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने थाना घूरपुर के CCTNS कार्यालय का भी निरीक्षण किया और मरम्मत सहित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि थानों में रिकॉर्ड का रखरखाव बेहतर हो और आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। वहीं पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि आम जनता के साथ शालीन और सम्मानजनक व्यवहार करें तथा थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्या का तत्काल, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और उसे हर हाल में बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अध्ययन एवं सांस्कृतिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत IPS 78 RR के 21 प्रशिक्षु अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने अपने प्रशासनिक और फील्ड अनुभव साझा करते हुए भावी पुलिस अधिकारियों को आधुनिक पुलिसिंग, नेतृत्व क्षमता, जन सरोकार और निष्पक्ष कानून व्यवस्था के प्रभावी संचालन का मंत्र दिया। CP मोहित अग्रवाल ने कहा कि प्रशिक्षण सेवा जीवन का स्वर्णिम काल होता है। इसी दौरान आत्मबल, साहस, अनुशासन, संवेदनशीलता और ज्ञान की मजबूत नींव रखी जाती है, जो एक उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी के व्यक्तिगत का आधार बनती है। संवाद के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को वाराणसी कमिश्नरेट की आधुनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। उन्हें डायल 112, जल पुलिस, पर्यटक पुलिस, तकनीक आधारित SOG एवं सर्विलांस टीम, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम, अत्याधुनिक CCTV कंट्रोल रूम, VVIP सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावी यातायात प्रबंधन की जानकारी दी गई। साथ ही श्रावण मास, देव दीपावली और महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के व्यावहारिक अनुभव भी साझा किए गए। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।